नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यात्रा ने इस वक्त बीजेपी को परेशान कर दिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी एक सप्ताह के विदेश दौरे पर हैं और खासकर इंग्लैंड के दौरे पर हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है और अब उसी यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देने पहुंचे, जहां उन्होंने लर्निंग टू लिसन इन 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी में सुनना सीखने के विषय पर राहुल गांधी ने लेक्चर दिया है। और इस दौरान राहुल ने लोकतंत्र, दुनिया की महाशक्तियां, अमेरिका और चीन के ताकतवर होने की वजह, औद्योगिक उत्पादन और लोकतंत्र के बीच संबंध, ऐसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। भारत जोड़ो यात्रा के तमाम अनुभव राहुल गांधी ने इस दौरान साझा किए और बताया कि इस यात्रा ने राहुल गांधी को किस तरह खुद को और भारत को और भारतीयों को जानने का मौका दिया है। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से जो कुछ राहुल गांधी को मिला वो यहां साझा करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। विपक्षी पार्टी का नेता होने के कारण जिन बातों से जूझना पड़ता है उसका जिक्र भी राहुल गांधी ने किया। उनका लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर अब दुनिया भर में सुना जा रहा है, लेकिन इसमें जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं वो पहले भी वे कह चुके हैं। खासकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो भाषण दिए थे उसमें उन्होंने कई बार यह कहा कि कैसे विपक्ष की आवाज को मोदी सरकार दबा रही है, कैसे पेगासस जैसे मैलवेयर की मदद से विपक्षियों की जासूसी हो रही है। बहुत सारी बातें राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर के दौरान भी कहते हुए नजर आए और खासकर पेगासस का मसला यहां उठाते हुए राहुल गांधी नजर आए। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा भाषण राहुल गांधी का अंग्रेजी में था, लेकिन आप सब अच्छी तरह से इंग्लिश को समझते भी हैं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पहले 2-3 भाषण सुनाऊंगा, छोटा छोटा अंश भाषण का सुनाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं पेगासस पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। That's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition. I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जासूसी हो रही है, उनके फोन में भी पेगासस है और कई लोगों के फोन में, और ये बात देश में ही उन्हें बताया गया, अधिकारी ने बताया है और अवेयर रहने के लिए कहा गया है। और कैसे लोगों के भावनाओं के साथ, लोगों की आवाज़ के साथ, उनकी आज़ादी के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, ये राहुल गांधी यहाँ कह रहे थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत में लोकतंत्र फिलहाल खतरे में है और देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है, जिससे लोगों के साथ संवाद करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी अपने इसी भाषण में आगे। That picture's taken in front of Parliament House, and that's where a whole bunch of opposition members of Parliament were just standing there talking about certain issues, and we were just locked up and put in jail. And that's happened 3 or 4 times, right? And it's happened relatively violently. That's just an example. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. Now, the one way I like to think about it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right?
तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, जब ये उनका लगभग घंटे भर का जो लेक्चर था ये जब खत्म हुआ तो सवाल जवाब का सेशन भी शुरू हुआ। और सवाल जवाब के सेशन में एक मजेदार सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप नरेंद्र मोदी की उन अच्छी नीतियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के हित में है। जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। यह आप देख रहे हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने यही कहा कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। ये लास्ट जो उनकी दो लाइनें हैं ये महत्वपूर्ण है, जो कह रहे हैं कि मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट यानी स्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। दरअसल राहुल गांधी पहले भी देश को एक ही विचार से रंगने और द आइडिया ऑफ इंडिया को इससे होने वाले खतरे पर चिंता जतला चुके हैं। यही सब उनके इस लेक्चर में भी था। लेकिन राहुल गांधी की इन बातों से बीजेपी आपत्ति दर्ज करा रही है। अपने विरोधियों को गलत बताने के लिए बीजेपी के पास सबसे आसान तरीका यही है कि राष्ट्रवाद की आड़ में हमले किए जाए, विरोधियों को देश विरोधी विपक्षियों को देश विरोधी बताया जाए, और खासकर विपक्षी यानी कि आपकी विचारधारा का जो नहीं है, विपक्षी दल का है, उसको आप सीधा का सीधा राष्ट्र विरोधी देश विरोधी बता दीजिए। इस वक्त राहुल के साथ भी यही हथकंडा बीजेपी अपना रही है। बीजेपी की तरफ से जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि रोने धोने का काम राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर कर रहे हैं। पेगासस कहीं और नहीं बल्कि उनके दिल और दिमाग में है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा है कि चुनाव में सूपड़ा साफ हुआ ही दिवालियापन और भी नजर आया। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री। आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के इस भाषण की प्रतिक्रिया में। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं, नतीजे क्या आएंगे उनको पता था। और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को। तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, सीधा वार कर रहे हैं राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के लेक्चर के बाद। और अनुराग ठाकुर पर इनके इन बातों पर, इनकी इस प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत ने भी बहुत कुछ कहा है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है आज चुनाव के बाद
कल चुनाव की खुमारी उतरी नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जो बात है, जो लेक्चर है, वो देखिए सामने है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए अनुराग ठाकुर पर। मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा, आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर वो राहुल गांधी जी का वो 1 घंटे 1 मिनट का विजिटिंग फेलो एट कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बात करी है। उन्होंने आप जैसे न्यूज़पेपर, आप जैसे न्यूज चैनल्स को अपनी स्लाइड पर उनकी हेडलाइन दिखाते हुए कहा है कि कैसे मीडिया, कैसे विपक्ष, कैसे जुडिशरी को इंटिमिडेट किया जाता है। वो बता रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र में इन एजेंसीज का निष्पक्ष रहना और निडर रहना जरूरी है। मुझे तो लगता है वो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपको उनसे सीखना और समझना चाहिए। जब वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज एन एसेट एट द वर्ल्ड स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपके लोकतंत्र के, हमारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो इसके बारे में खुश होना चाहिए, बजाय खुश होने के आप इधर उधर की बात करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो नाम पर आधारित थी, आज तक चल रही है, वो अच्छी है। वो ये कह रहे हैं कि जो दुनिया 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन की खींचातानी चल रही है, उसमें भारत एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर सकता है और उभरेगा। इसके बारे में बजाय ताली बजाने के, सराहना करने के, आपको लगा इस पे पीछे पड़ जाओ। तो जो लोग मंच से खड़े होकर गोली मारो के वक्तव्य देते हैं और फिर राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, वो इस वक्तव्य का मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। तो उनको मैं थोड़ी सी सलाह देती हूं, पूरा वक्तव्य समझिए, सोचिए, अपने बच्चों को भी कुछ। तो सुन रहे थे आप सुप्रिया श्रीनेत को। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, और उनका बयान यानी अनुराग ठाकुर का बयान, आईएनबी मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया था राहुल गांधी के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए लेक्चर के बाद। आपको बता दूं कि उस बयान में उन्होंने सूपड़ा साफ वाली बात भी कही थी कि कल जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। लेकिन कल जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं दोस्तों, आप सबने बहुत नजदीक से अच्छे से देखा होगा। उसमें त्रिपुरा में बीजेपी, मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में एनडीपीपी नंबर 1 रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर जो कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने की बात कह रहे हैं, ये सही नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और 6 उपचुनावों में से 3 में कांग्रेस को सीधी जीत मिली है। यानी कांग्रेस का सूपड़ा साफ नहीं हुआ है, बल्कि पलड़ा भारी हो गया है। और यही बात शायद बीजेपी को खटक रही है। कांग्रेस ने कस्बा पेट में बीजेपी को हराया है। 33 साल बाद वो सीट कांग्रेस ने छीनी है बीजेपी से, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हरा दिया है। और इन जीतों को छोटा मोटा नहीं माना जा सकता है। और जिस तरह से कई विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, यह साबित करता है कि कांग्रेस 2024 में नेतृत्व के लिए तैयार हो चुकी है। आज ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उससे समझ आता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस की मजबूती को मान रही हैं, क्योंकि इन्हीं ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले, आप याद कीजिए 2022 में ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कांग्रेस के टीएमसी में विलय की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि टीएमसी में कांग्रेस का विलय कर दो। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि कांग्रेस में लोगों का यकीन फिर से बढ़ने लगा है, और अगर वो विपक्ष के गठबंधन में शामिल होंगी तो उनके नेतृत्व की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। इसीलिए शायद अलग लड़कर वोट काटने का काम वो करना चाहती हैं। कुल मिलाकर देश में बदल रही ये सियासी तस्वीर बता रही है कि बीजेपी के लिए हालात पहले की तरह नहीं रहे। इसीलिए बीजेपी फिर से कांग्रेस को कोसो कार्यक्रम, जी हां, कोसने वाला जो कार्यक्रम है, उसमें जुट गई है कि कांग्रेस को कोस दो। और हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर राहुल गांधी हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपना कद इतना ऊंचा कर लिया है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कि उन पर फेंका जा रहा कीचड़ पलटकर फेंकने वाले पर गिर सकता है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट की शुरुआत करते हैं। चर्चा करेंगे इस न्यूज पॉइंट में कि क्या राहुल को गलत बोलकर बीजेपी सही हो जाएगी। जो सवाल राहुल ने उठाए हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, क्या उनका जवाब देने की जगह राष्ट्रवाद की आड़ में छिपकर बीजेपी
जो है वो आगे निकल पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर राहुल के लेक्चर पर इतना बवाल क्यों है? क्या राहुल ने विदेशी धरती से देश के खिलाफ बात रखी है? क्या राष्ट्रद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, देश विरोध में उन्होंने बातें कही हैं? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, बुशरा खानम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बड़ा दिन पॉलिटिक्स के हिसाब से और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हिसाब से। कांग्रेस हमेशा की तरह पलटवार कर रही है, वार कर रही है कह लें, और बीजेपी बचाव के नए नए तरीके ढूंढ रही है। लेकिन एक पुराना नुस्खा है बीजेपी के पास, वो है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद की आड़ में वो खुद को बहुत अच्छे से बचा लेती है। क्या राहुल गांधी ने जो अपनी बात रखी है, सीधे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उस बात की काट में फिर से राहुल के ऊपर कीचड़ डालना या राष्ट्रवाद की छतरी लेकर खुद को बचाने की कोशिश करना, या आने वाले समय में और ये जो बातें हैं इससे ये वोटों में तब्दील आप कर पाएंगे, जनता को अपनी तरफ खींच पाएंगे? 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और तीनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति क्या है वो आप लोग देख चुके हैं। हालांकि बहुत खुशियां मनाई गई, एक खुशियां दिखाई जाती हैं, एक खुशियां अंदर खाने जतलाई जाती हैं, और रात को शायद नींद नहीं आई होगी बीजेपी के लोगों को। इसलिए कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सीटें कम हुई, मेघालय में बीजेपी की सीटें कम हुई। इसलिए कम हुई कह रहा हूं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के पास 6 सीटें थीं और चुनाव के बाद 2 सीटें हैं। एनपीपी के साथ में गठबंधन की सरकार बनेगी और नागालैंड में बीजेपी को जितनी सीटें थी 12 उतनी ही सीटें आई हैं। तो कहां बीजेपी ने विस्फोट कर दिया, कहां बीजेपी ने तीर मार ली, ये जरा आप भी सोचिए। उसके अलावा 5 राज्यों के जो 6 सीटों पर चुनाव हुए, उन चुनावों का नतीजा भी देख लीजिए। उसमें से 3 जगह कांग्रेस की जीत हुई है और उन सीटों पर जीत हुई है। खासकर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं इसलिए दोहरा रहा हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि वहां इन दोनों सीटों पर जो कांग्रेस की जीत हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण जीत है। और ये तो पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ विदेश की धरती, वहां जाकर के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर राहुल गांधी भाषण देते हैं। वो भाषण नागवार गुजरता है और खासकर लेक्चर जो है, और बीजेपी वार पलटवार में लग जाती है। पहली प्रतिक्रिया आप सबकी चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कहेंगे? प्रोफेसर आप भी हैं, लेक्चर आप भी देते रहे हैं और एक लेक्चर उसी विश्वविद्यालय में देने गए हैं, उसी विश्वविद्यालय के छात्र। और आइडिया ऑफ इंडिया की बात तो पहले से होती रही है, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया को चेंज करने की कोशिश में लगी हुई है मोदी सरकार। यही बात यहां रखते हुए नजर आए। 21वीं सदी में सुनने का तरीका सिखाने वाले राहुल गांधी, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, 3 बिंदु आपने उठाए, मैं एक बिंदु उठाता हूं। पहला बिंदु आपने उठाया, मैं समझता था अभी तक कि बीजेपी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पीएचडी भी होंगे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स और सैंपलिंग सीखा होगा। अब आप विश्लेषण करके चुनाव का जब वो कह रहे हैं कि उनके यहां खुशियां मनाई गई, आप ये देखें कि 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं करीब 120, और ये सब बड़े स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और वेस्ट बंगाल है। ये वो वेस्ट बंगाल है जहां पर पिछली बार कांग्रेस और सीपीएम का पत्ता साफ हो गया था, और ये वो जगह है जहां पिछले इलेक्शन में कांग्रेस का कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आया था। इस बार न केवल कांग्रेस का कैंडिडेट लीड किया है, बहुत बड़ी मार्जिन से लीड किया है, बल्कि तीसरे नंबर पे बीजेपी आई है। इसका मतलब यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अब लड़ाई जो है वो टीएमसी वर्सेस कांग्रेस कम्युनिस्टों की है। अब बीजेपी वहां से खत्म हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, तमिलनाडु के अंदर जो कांग्रेस सीट जीती है 65% वोट मिले हैं। इसका मतलब यह है कि वहां एडीएमके भी खत्म हो गई है, कि बीजेपी तो वहां है ही नहीं। महाराष्ट्र में जो परंपरागत सीट बीजेपी की थी
वो बीजेपी की सीट कांग्रेस ने जीती है और लंबी मार्जिन से जीती है। 3 स्टेट वो हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बहुत बड़ा है, 120 सीट हैं, और एक वो स्टेट है जहां पे 10-12 सीट हैं, और उसमें भी बीजेपी पिछले इलेक्शन की तुलना में सीटें उसकी कम हुई हैं और उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि उन लोगों को स्टैटिस्टिक्स और सैंपलिंग नहीं आती। दूसरी बात, आपने कहा राष्ट्रवाद। देखिए राजीव जी, ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां पे एक ऐसे व्यक्ति जिसपे पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, जिसके ऊपर पूरा विश्व ये कह रहा है कि इसने फ्रॉड किया है, शेल कंपनी से पैसा डाल के इसने मैनिपुलेशन किया है और देश और विदेश की जनता से धोखा किया है, उसको प्रश्रय देना कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जिसमें बिल्किस बानो की एक प्रेग्नेंट वुमेन की रेप किया जाता है और उसके 3 साल की बच्ची को पटक दिया जाता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? हरियाणा के अंदर अगर 2 जवान बच्चों को, अपने मां बाप के बच्चों को और भाई के बहन के भाइयों को अगर निकाल के कार में, उनको जिंदा कार में जला दिया जाता है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये सवाल हिंदुत्व और इस्लाम का नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी का प्रश्न नहीं है, ये कैसा राष्ट्रवाद है? जहां पे उड़ीसा के अंदर एक जो क्रिश्चियन मिशनरी होता है उसको जीप के अंदर जला दिया जाता है, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और तीसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी ने क्या कुछ गलत बोला, आप सोचिए, ये वो जगत है, ये वो वर्ल्ड है जिसमें हर कंट्री को हर कंट्री के बारे में इंटरनेट के माध्यम से पता है। और राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। He is carrying the weight of that particular prestigious university on his shoulders. जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करता हूं, आईटी बीएचयू की बात करता हूं, अगर मैं कोई गलत चारित्रिक काम करता हूं, मैं अपने अल्मा माटर का बहुत बड़ा अपमान करता हूं और बीएचयू को बदनाम करता हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो अगर वहां जाकर वो झूठ बोलते, ये चाहते कि झूठ बोले, क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा है? क्या राहुल गांधी वहां बोलते कि वहां पे सांप्रदायिकता नहीं है, वहां पे लोग, और अडानी को बचाना जो है ठीक है, लेकिन नेहा सिंह राठौर को और पवन खेड़ा को हवाई जहाज से उतार के उनको पुलिस पकड़ के ले जाए, ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ठीक है। अनिल देशमुख को 1.5 साल जेल में रखा जाए, उस पर कोर्ट कहे कि कोई केस ही नहीं बनता मनी लॉन्ड्रिंग का, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और तीसरी बात जो आपने कही कि बेसिकली इशू ये है कि क्या इस देश की जो अस्मिता है, देश का जो प्रतिष्ठा है, ये कौन गिरा रहा है? अगर विश्व के अंदर आज की तारीख में राजीव जी आप विदेश जाएंगे या मैं विदेश जाऊंगा, आज से पहले मैं जब जाता था सिर उठा के जाता था, पूरा विश्व कहता था महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश से अखिल स्वामित्व आए हो। अब मुझे इस समझ में नहीं आ रहा, जब विदेश जाऊंगा वो कहेंगे क्या तुम उस देश से आए हो जहां बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, जहां पे शक पे कि किसी के फ्रिज के अंदर कोई ऐसा मांस है और उसके बाद उसको पीट पीट के मार दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाके उसी बेसिस पे उन लोगों से वोट मांगते हो जो गौमांस खाते हैं? ये कौन से सिद्धांत हैं, ये कौन से राष्ट्रवाद हैं? तो शिक्षक के रूप मुझे ये राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता, राष्ट्र विरोधी है। ये 35% लोग जो बीजेपी को वोट देते हैं, ये 65% लोगों को अरल कह के, नक्सलाइट कह के, राष्ट्र विरोधी कह के देश को तोड़ रहे हैं। ये केवल 35% हैं, और 65% लोग अगर देश विरोधी हैं तो इस देश का भगवान मालिक है। अरे उनसे ज्यादा राष्ट्रभक्त तो हम हैं। हमने उम्र गंवा दी इस नई पीढ़ी को पढ़ाने में और उनको एक सही दिशा देने में। हमने अपने बाल सफेद कर लिए बच्चों को पढ़ाने में, उनको दिशा देने में, और ये हमको कहते हैं कि हम राहुल गांधी। अरे जिसकी पीढ़ियां खप गई इस देश के लिए, अपनी दादी को उसने जान न्यौछावर की, उसके पिता की हत्या हो गई और वो लड़का निडर होकर लाखों लोगों के बीच में घूमा, उसको आप राष्ट्र विरोधी कहते हैं। और जो लोग 5 बार कुर्ते बदलते हैं एक दिन में और पत्नी का त्याग कर देते हैं, वो राष्ट्रवादी हो गए। ऐसा राष्ट्रवाद राजीव जी मुझे समझ में नहीं आता। जी बुशरा जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी के लेक्चर को? 1 घंटा 1 मिनट का लेक्चर, और घंटे भर के इस लेक्चर में उन्होंने हालांकि कोई नई बात नहीं कही है। एक नई बात ये कही है ज़रूर कि उनको बताया गया कि उनके मोबाइल में भी पैगासस है, पैगासस से जासूसी हो रही है, ये एक्सपोज हुआ और तमाम अखबारों ने इसको
कैरी किया, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया, ये सब कुछ हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें एक बात इन्होंने नई बात कही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ है हमारे पास में। वो प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। प्रूफ देने के लिए वो संसद भवन में भी तैयार थे जब संसद भवन में बात अदानी की हो रही थी। तो यानी कांग्रेस जो है वो कच्ची बात नहीं कर रही है, झूठी बात नहीं कर रही है, बनावटी बात नहीं कर रही है, साफ नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन पैरेलली जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं तो उसके बचाव में, जवाब में या पलटवार में जो बीजेपी आ रही है, राष्ट्रवाद को सामने लाती है। वैसे ही कि अपने देश में अगर महंगाई हो गई तो तुलना किया जाता है कि पाकिस्तान में जाके देखो, वहां रोटियां, आटे और चावल के दाम पूछो। तो वैसे ही यहां राष्ट्रवाद की बात हो रही है। क्या राष्ट्रवाद की आड़ में उन तमाम मुद्दों को भुलाया जा सकता है जिन मुद्दों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, क्या ऐसे मुद्दों को उठाने के बाद राहुल गांधी की छवि को फिर से वहीं पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है, उस पर कितना डेंट लगते हुए आप देख रही हैं? क्या राहुल गांधी को जो बार बार आज सुबह से चल रहा है कि ये तो ऐसा ही कहेंगे, इनको तो यहां आता ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बहुत सारी बातें हो रही है, आप सुनी होंगी, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, बहुत सरप्राइजिंग नहीं है राजीव जी, जो अभी राहुल गांधी जो भाषण देकर आए हैं उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो है उनके बयान आ रहे हैं, और जो पूरा गोदी मीडिया अब राहुल गांधी के पीछे लग गया है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। और शायद ऐसा ही होना था और ये उन्होंने एक्सपेक्ट भी किया होगा। चाहे जब राहुल गांधी कश्मीर गए थे तब भी एक सिर्फ कोई लाइन वो ऐसी बोल दें, इसका इंतजार किया जा रहा था। और अब जब वो कैम्ब्रिज गए हैं और वहां जाकर उन्होंने लेक्चर दिया है, तो तब भी इस बात का इंतजार नहीं किया जा रहा था, बल्कि ये बिल्कुल एक प्लान के तहत था कि वो कुछ ना कुछ वहां जाके ऐसा बोलेंगे और उसके बाद ये तमाम तरह की बातें कही जाएंगी। देखिए, राष्ट्रवाद नहीं, ये छद्म राष्ट्रवाद है जिसकी बात की जाती है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि जब एक पार्टी को ही अगर आप देश मान लें और एक पार्टी के खिलाफ बोलने को आप देश के खिलाफ बोलना अगर आप तय कर लें, तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो देश के खिलाफ कहा। क्योंकि एक पार्टी के खिलाफ कुछ कह देना या एक पार्टी के बारे में कुछ गलत कह देना, इसको ही दरअसल हमारा जो पूरा गोदी मीडिया है और जो बीजेपी के जो वोटर्स हैं और बीजेपी के जो नेता हैं, वो इसी को ही दरअसल देश के विरोध मान बैठे हैं। आप ही देखें, एक के बाद एक पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के इंसिडेंसेस हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं उनको खत्म करने की, वो मीडिया हाउसेस जो दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस हैं, यानी कि जो वो जनता की जो बात करते हैं, उनको जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जब इस तरह की हरकतें की जाए और जब इंटरनेशनल बुक फेयर में जाकर जब वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और जब बाइबल वहां पर लोगों को इच्छा से दी जाती है, लोग ले न ले, उनसे वहां जबरदस्ती नहीं की जा रही है, वहां पर उसको वेंडलाइज किया जाता है, तब देश की छवि नहीं खराब होती है। लेकिन राहुल गांधी अगर कैम्ब्रिज जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है, अगर ये बात करते हैं कि एजेंसीज जो हैं उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है और वो तमाम तरह के फैक्ट्स वहां पर रखते हैं जो अब इस सोशल मीडिया इंटरनेट के जमाने में सबको पता है, तो वो दरअसल राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। और आप ये देखिए राहुल गांधी, राजीव जी, की राहुल गांधी को लेकर अब लगातार, क्योंकि भारत जोड़ो के बाद जो उनकी एक इमेज बनी है, जो उन्हें पप्पू और जिन नामों से बुलाया जाता था, और एक जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनी है, जिस तरह से एक शख्स इतने दिनों तक पैदल चला, देश के हर जगह पर कोने कोने में जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ा, मोहब्बत की, प्यार की बात की, देश को जोड़ने की बात की, लोकतंत्र की बात की, तो उनको कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या कहा जाए, क्या किया जाए। और कैम्ब्रिज में जाकर जो उन्होंने बातें कही हैं उसको देखकर अब ये देखिए किस तरह से उनकी इमेज को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। जब हमारे प्रधान सेवक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, स्टेज्ड प्रोग्राम्स में जाते हैं, स्टेज्ड इंटरव्यूज दिए जाते हैं, स्टेज्ड ऑडियंस होती है जो उनसे सवाल पूछती है, और जब वो वहां जाकर देश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है उसके जो नेता हैं उसके बारे में जो कहते हैं, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तब देश की छवि नहीं खराब होती है। और अभी भी आप ये देखिए, जब अनुराग ठाकुर इटली को खासतौर पे एम्फेसाइज कर बात कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि एक औरत
जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दे दी। वो उसने एक शख्स से जो इस मुल्क का रहने वाला था उससे शादी की, वो यही की बहू बनी, पूरी जिंदगी दे दी, पूरी जिंदगी खिदमत में दे दी। अभी भी उनको लेकर किस तरह की कटाक्ष और किस तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं और कैसे इटली पर जो है वो एम्फेसाइज किया जाता है। तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी जो है वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं, और इसके अलावा गोदी मीडिया है और बाकी जितने भी लोग हैं वो देश विरोधी ही हैं, क्योंकि वो सवाल पूछने की हिमाकत करते हैं, वो सवाल पूछते हैं, देश में घटित होने वाली तमाम घटनाओं को लेकर बात करते हैं। राजीव जी, एक और बात, त्रिपुरा की बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। आपने देखा होगा त्रिपुरा में कुछ ही दिन पहले किस तरह से वहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को वहां फायदा नहीं होता है तो आप ये समझिए कि अब लोग जो हैं इस तरह की सियासत से अब उब चुके हैं। अब उन्हें भी अपनी प्लेट में रोटी चाहिए, अब उन्हें भी नौकरियां चाहिए। और जिस तरह से अभी हमारे जो आदरणीय पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि 35% जो है वो 65% पर भारी नहीं हो सकते हैं, तो देश का जो 65% है उसने अभी भी बीजेपी को नकारा है। और अगर आप इसी डेफिनेशन से आप जाते हैं तो आप उन 65% को भी राष्ट्र विरोधी ही कह रहे हैं फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। त्रिपुरा हो या मेघालय हो या नागालैंड हो, यहाँ के रिजल्ट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से समझेंगे, अंदर खाने देखेंगे, तो फिर ये जो हरियाली यहाँ दिल्ली में दिखाई जा रही है उस हरियाली से वो कोसों दूर है। बाकी तो ये है कि सरकार ये इनके इन प्रकार बननी थी, जैसे भी बननी थी बन गई सरकार। खैर, आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और क्या राष्ट्रवाद की आड़ में राहुल गांधी पर हमला करना, पहली बात जो हमेशा शुरुआत से होता रहा है हमला, वो जायज़ है? पहली बात। दूसरा, क्या राहुल गांधी ने सचमुच देश के खिलाफ बोला है? राहुल गांधी जब भी यहाँ से बाहर जाते हैं वो कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जो देश के खिलाफ होता है? क्या ये तमाम बातें, ये सवाल इसलिए यहाँ रख रहा हूं आपके सामने क्योंकि इन्हीं सवालों या ऐसे नैरेटिव के साथ बीजेपी राहुल गांधी पर हमला करती है। कितनी सच्चाई इसमें है, कितना दम है इसमें? देखिए राजीव जी, एक राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल के नेता का विरोध करना चाहिए, ये किसी भी लोकतंत्र में होता है। लेकिन सवाल ये है कि किस बिना पर आप विरोध कर रहे हैं। जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो ये कह रहे हैं, और कुछ दिनों पहले हम सब जानते हैं की जब रिपोर्ट आई थी तो उसके बारे में क्या कहा गया कि ये भारत पर हमला है, और हिंडनबर्ग ने उसका जवाब दिया कि आप तिरंगा ओढ़ करके देश को लूट रहे हैं। इनका राष्ट्रवाद यही, ये तिरंगा ओढ़ करके इस देश को लूट रहे हैं, इस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? अब ये क्यों किया गया, और उसमें भी गोली मारो सिंह साहब को लाया गया, क्योंकि वो तीखे हमले वही कर सकते हैं इस तरह के, जिनमें कोई शर्म लिहाज हया है ही नहीं। अब पहली जो मुझे चिढ़ दिखाई पड़ती है राहुल गांधी से कि कैम्ब्रिज में उनको लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया गया। ये अवसर तो मोदी जी को नहीं मिला, जबकि वो तो सो कॉल्ड एंटायर पॉलिटिकल साइंस में स्नातक है, परास्नातक है। अब वो डिग्री कब और कहां कैसे जारी हुई वो भी हम लोग जानते हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के बारे में मैंने सुना है, अब वो कितना कंफर्म है मैं नहीं कह सकता, कि वो दुनिया के 10 सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में 7वें नंबर पर आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की समझ खास करके राजनीति और अर्थनीति को लेकर के बहुत बेहतर है। हाँ, ये जरूर है कि बल्कि समाज नीति को लेकर के, राजनीति को लेकर के वो आज की जो राजनीति हो रही है उसमें शायद फिट नहीं बैठे। समाज ही उनको बेहतर समझ, और वो समाज को लेकर के जो समझ है राहुल गांधी की वो और परिपक्व हुई है। राजीव जी, जिसकी चर्चा नहीं हुई मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने रायपुर के अपने 85वें अधिवेशन में
जो प्रस्ताव पारित किए जो किसी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाए, क्या क्या वो प्रस्ताव है, अगर आप उनको देख लीजिए। उन्होंने कहा कि हम जुडिशियल सर्विस का निर्माण करेंगे और उसमें SC ST OBC के लिए प्रावधान करेंगे कि उनको शामिल किया जाए, माने रिजर्वेशन की बात जो इतने लंबे समय से डिमांड हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 50% अपनी सीटें रिजर्व करेंगे ब्लॉक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, उसमें महिलाएं भी होंगी, दलित, आदिवासी और पिछड़े भी होंगे। इसके अलावा आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यह भी कह रही है कि हम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आएंगे। आप देखिए पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दलित और आदिवासी जो नौजवान हैं IIT IIM से लेकर के तमाम शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं जातीय उत्पीड़न के चलते। और यही जो हिंदुत्व का जो प्रहार है उसके जरिए उनकी हत्या को जस्टिफाई किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम रोहित वेमुला एक्ट लेकर के आए। इस तरह की तमाम चीजें हैं और मुझे लगता है कि इन पर ज्यादा बात होनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके बीजेपी कहां फंसा रही है कि राहुल गांधी ने बोला कि साहब पेगासस हमारे मोबाइल में है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप बताएं कि पेगासस नहीं है, क्योंकि इजराइल ने तो सीधा कहा था कि हम खरीदा गया, और खरीदा गया तो उसका कहां कहां इस्तेमाल हुआ इसका जवाब कौन देगा। ये दिखाता है कि राहुल गांधी की जो एक नई इमेज बनी है, जो सही इमेज बनी है, उससे ये बौखलाए हुए और फिर से डिफेम करने की कोशिश राहुल गांधी को। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएंगे? जब इनके ऊपर BBC की 2-2 डॉक्यूमेंट्री आ गई और उसमें पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी और उनके जो और इर्द गिर्द लोग थे वो नंगे हो गए। मैं इससे और ज्यादा कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या हुआ कि इस देश में लगातार असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है और एक धन्ना सेठ था जो मोटा होता जा रहा था, और जैसे ही वो रिपोर्ट आई तो आप दूसरे नंबर से खिसक करके 38वें पर चले गए। ये जादू कैसे हो रहा था? और अब क्या हुआ? इस देश के लोगों ने जो SBI और LIC में पैसा लगाया था वो पैसा डूबने की कगार पर है। इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को, बजाय ये कहने के कि साहब बाहर जाकर के इस देश का नाम खराब कर रहे हैं। देश है कौन? क्या देश का मतलब नरेंद्र मोदी है? क्या देश का मतलब भारतीय जनता पार्टी है? क्या देश का मतलब मोहन भागवत है? नहीं, इस देश का मतलब है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, उनकी अपेक्षाएं, उनका डिग्निटी पूर्ण जीवन। और आप कर क्या रहे हैं? आप डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं और 1100 रुपए का सिलेंडर वो कहां पकाएगा उसको। रोज जो लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही, दलितों के उत्पीड़न से लेकर के महिलाओं के बलात्कार तक की घटनाएं आ रही। किसानों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या वादा किया था कि 2022 में हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, हुआ क्या? उनके जीवन के डिग्निटी का क्या? रोज पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों के रोजगार का क्या? सवाल जो इस देश के भीतर हैं, उन सवालों को एड्रेस करने के बजाय आप राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर, और वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस डेमोक्रेसी को लेकर के, जिसने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया हो, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में दलाली की हो, जिनके पुरखों ने माफी मांगी हो और पेंशन ली हो, वो क्या जानेंगे इस देश में डेमोक्रेसी होती क्या है? वो इस देश के स्वतंत्रता का मतलब क्या जानेंगे? उनको तो सिर्फ सत्ता में आकर के लूटना आता है और कुछ धन्ना सेठों को बढ़ाना आता है। वो इस देश के करोड़ों लोगों के गरीब करने के अपराधी हैं। इस देश में जो लोग भूखों मर रहे हैं उसके अपराधी है ये सरकार। ये जवाब देने के बजाय आप राहुल गांधी पर हमला करके क्या हासिल कर लेंगे? इस देश की जनता ये मांग रही है
कि होली में आपने एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया था यूपी में, 50 रुपया बढ़ा दिया। ये नहीं पूछेगी जनता क्या? राहुल गांधी से उसको सवाल नहीं करना है, उसको सवाल करना है इस सरकार से। लेकिन आप पलट करके जहां ले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप कितना भी उछाल लें, कीचड़ जो आपने कहा था वो उलट करके आपके ही चेहरे पर आएगा। ये हालात हैं इस देश के, और उसमें राहुल गांधी को पूछने से कोई फायदा नहीं। जी जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और आपके पास ही सीधा आना चाहता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं, कल 3 राज्यों के चुनाव बीत गए और उन चुनावों के नतीजे आ गए हैं, सबके सामने हैं। 6 राज्यों के जो उपचुनाव हुए, उसके 5 राज्यों 6 राज्यों के उपचुनाव हुए, उनके भी हमने वो कर लिया, उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ चर्चा, जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो है राहुल गांधी की जो लेक्चर है कैम्ब्रिज में, उस लेक्चर को लेकर के जैसे ही वीडियो जारी हुआ है, पहले सैम पित्रोदा ने जारी किया, उसके बाद राहुल गांधी ने उसको शेयर किया है, आईएनसी ने भी उसको शेयर कर दिया है, और इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। बवाल ये मचा है कि राहुल गांधी देश के विरोध में जाकर विदेशों में बात करते हैं, चीन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं। इन सब मसले पर राहुल गांधी यहां खुलकर क्यों नहीं बात करते हैं? देश की छवि राहुल गांधी विदेश में जाकर बिगाड़ते हैं। बहुत बड़ा आरोप राहुल गांधी के ऊपर सत्ता पक्ष की तरफ से है, और इस बात को रखने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे पहले आते हैं आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उनके जवाब में कांग्रेस भी आती है, लेकिन उसके अलावा सत्ता पक्ष से तमाम लोग आकर के राहुल गांधी पर लगातार वार कर रहे हैं। यहां आपसे हम समझना चाहते हैं कि क्या सचमुच राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की छवि को खराब कर रहे हैं, और चीन के मसले पर देश में जिन्हें बोलना चाहिए वो न बोल करके विदेश में राहुल गांधी जाकर बोल रहे हैं, वो भी चीन की तारीफ कर रहे हैं। इन सब मामलों पर देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रही है। राहुल गांधी के बारे में लोगों की एक दूसरी छवि बन रही है कि वो सचमुच विदेश में जाकर के, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो आरोप यहां लगाए जा रहे हैं उसमें दम है? क्या वो जो आरोप हैं वो सही हैं या कुछ और है? जरा आपका नजरिया। मैं इस पे बोलूं तो पहले एक शब्द कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के 99% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, और यदि अंग्रेजी आती होती तो शायद उन्होंने वो पूरा 1 घंटे कुछ 1-2 मिनट का लेक्चर है उसे सुन लिया होता, और सुन लेते तो उस पर यदि कमेंट करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, मैं समझता हूं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके ज्ञान में बड़ी कमी है, और उन्होंने उसको सुना नहीं। उनका जो वो था, लेक्चर था, वो जिस विषय पर था उस विषय को समझने चाहिए कि लर्निंग टू लिसन, सब्जेक्ट ही यही था, और उसमें डेटा शामिल था, उसमें इंडो चाइना रिलेशनशिप शामिल था, उसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप शामिल था, उसमें तमाम वो सारे सब्जेक्ट शामिल थे जिन पर हम बात करते हैं। उसमें यह भी शामिल था कि कैसे जो है चीजों को, जनता के उसको डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के क्या 21st सेंचुरी में कैसे उसको आप देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट था। तो पहली बात तो ये जान लीजिए। फिर दूसरी चीज, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फेलो हैं। ये हिंदुस्तान के हर पॉलिटिशियन और हर किसी के लिए, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपके यहां इतना काबिल पॉलिटिशियन मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित 2 यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड। तो कैम्ब्रिज जैसी, जिसके खुद राहुल गांधी एमफिल हैं और टॉपर है एमफिल के, वो शख्स जो है वहां पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, तो वो यूनिवर्सिटीज ऐसे तो किसी को नहीं बुला लेंगी। तो पहले तो ये जानिए। और वहां वो हर साल जाते हैं लेक्चर देने, कोई पहली बार नहीं गए हैं, पिछली साल भी गए थे, तो उनको बुलाया जाता है। और हर व्यक्ति का सब्जेक्ट होता है। मैं भी तमाम सारी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता हूं, तो मुझे जो सब्जेक्ट है, मैं जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ हूं, तो उसी के इर्द गिर्द के दायरे में ही मेरा सब्जेक्ट तय होता है, यूनिवर्सिटी तय करती है। तो साहब, आपने ये चर्चा रखी है, तो उस चर्चा में एक सब्जेक्ट रखा है, पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द होगी। यदि उसके इधर उधर भटकेगी तो आप मुझे टोक देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है
उनको जो सब्जेक्ट दिया गया था उस सब्जेक्ट पर वो चर्चा कर रहे थे और वो हो रहा था। पहली बात उन्होंने उसी पर बोला, सारे एस्पेक्ट पे बोला, इंटरनेशनल रिलेशन पे हो, कैसे चीजों को करना है, देश के अंदर स्थितियां क्या हैं। और जब वो इस पे चर्चा कर रहे थे, आप बताइए, आप क्या झूठ बोल देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी में जो जो चीजें हो, मीडिया हो, दूसरी और चीजें हो, वो सब बिल्कुल स्वतंत्र है, जबकि दुनिया का इंडेक्स कह रहा है कि भारत में प्रेस फ्रीडम खत्म हो गया है। तो कैसे कह सकते हैं? दुनिया के सामने ये है कि और तमाम देश इसकी जांच भी करा रहे हैं कि कैसे पेगासस का इस्तेमाल किया गया, भारत नहीं करा रहा है, तो इसके लिए राहुल गांधी तो दोषी नहीं है। और इसके बाद में जिस तरीके से मीडिया और लोकतंत्र और सारी चीजों को, उसके ढांचे को लेकर के बात होती है, 21st सेंचुरी पे उस पे सारी चीजों को लेकर बात होती है, तो क्या वो छिपा सकते हैं और कह सकते हैं? उन्होंने जो चीज बताई, लर्निंग की बात बताई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने सुना, जैसे उन्होंने और दूसरी जगह बताया। तो आप ये देखिए, और क्या वो झूठ बोलते कि नहीं साहब हिंदुस्तान में मुसलमानों को बड़ा आदर भाव से रखा जा रहा है, उन्हें सब भारतीय जनता पार्टी सिर पे बैठाए हुए। साहब जो हो रहा है, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज दूसरी घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिम्स को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, और जब ये सब कर दिया गया हो तो साहब राहुल गांधी क्या बोले? झूठ बोले? तो मैं तो समझता हूं उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। और नरेंद्र मोदी सरकार की जिन नीतियों से वो सहमत है कि अच्छी है, उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो भी तो समझिए। इससे ज्यादा और ईमानदारी क्या होगी? विपक्ष के नेता के तौर पे उनको जो बोलना होता है वो अलग विषय है, वहां पर तो वो अपने सब्जेक्ट पर ही बोलेंगे, और जो वो बोल रहे थे सब्जेक्ट पर, उसकी पूरी पीपीटी चल रही थी, स्लाइड्स चल रही थी, आप इसको भी देखिए। तो मुझे लगता है कि समझ की कमी है। इंडो और चाइना रिलेशनशिप का एक विषय बड़ा ज्वलंत है। हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। भारत में सत्ता में आने के पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा जो है जिस तरह से चाइना के बाइकआउट की बात करते थे, आज उनके समय में सबसे ज्यादा व्यापार हो गया है। फिर आप कहेंगे ये डेमोक्रेसी को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो साहब जब इस तरह से हो रहा हो, तो बीइंग अ फेलो प्रोफेसर मिस्टर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था? क्या झूठ बोलना चाहिए था, या एक अच्छे दायरे में करके उसे बोलना चाहिए था? तो मैं तो मानता हूं कि वो 100% उन्होंने सही बोला है। और उन्होंने हालांकि उतनी जितनी खराब तस्वीर है उतनी भी प्रस्तुत नहीं करी है, वो करनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूं इससे भी ज्यादा स्थिति खराब थी। लेकिन चलिए, उन्होंने जो चीजें कही, और ये कोई ऐसी चीज नहीं, मैं अभी चूंकि मैं देर से जुड़ा, मैं माफी चाहूंगा, रविकांत जी बोल रहे थे, मैं उसी पे कहता हूं कि बिल्कुल ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी झूठ बोलते तो उनकी हंसी उड़ाई जाती। और याद करिए, अपमान तो नरेंद्र मोदी ने सदैव कंट्री का भी किया है और कंट्री के पॉलिटिक्स का भी किया है। आप याद करिए 2014 के बाद से जितनी उनकी विदेश यात्राएं हुई हैं, उन सब में वो लगातार कांग्रेस को कोसते रहे हैं, जाने क्या क्या कहते रहे हैं, निजी हमले करते रहे, विदेश में जाके निजी हमले किए। कम से कम इसमें निजी हमला नहीं किया गया, नीतिगत चर्चाएं की गई। तो आप इससे समझिए कि किस तरह की स्थितियां हैं और क्या सच है। तो जब इतना सच और ईमानदारी से हो, हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा इकलौता पॉलिटिशियन है जिसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी अपना विजिटिंग प्रोफेसर बनाए, फेलो बनाए हुए हैं। आप इससे समझ सकते हैं। तो ये मतलब मैं समझता हूं कि इसके बाद भी यदि लोग सवाल उठाते हैं तो खुद उन्हीं पे सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि ये लोग झूठ परोसते हैं। आप देखिए, कल जीत हुई, हम भी कहते हैं जीत हुई, आपको मुबारक हो, लेकिन उस जीत में जिस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका यदि आंकड़े देखिएगा तो स्थिति क्या है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें कम हो गई, मेघालय में 2 सीटें कम हो गई, और इसी तरह त्रिपुरा में उनकी सीटें कम हो गई, बहुत कम हो गई। और इसके बाद जो 6 राज्यों में उपचुनाव हुए उनमें
3 गढ़ की जो सीटें थी, जिनमें से तो कुछ गढ़ की थी, वो सीटें भी हारी और वो कांग्रेस जीती। तो उल्टा आपको अपनी नाकामी पे जश्न मनाने का शौक है, मनाइए। देश के लोकतंत्र को खत्म करके और अल्पसंख्यकों को खत्म करके आप चाहते हैं कि जश्न मनाएं तो मनाइए, लेकिन कम से कम हम तो नहीं झूठ बोलेंगे। हम तो बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो। एक तरफ आप लाल किले में खड़े हो करके बोलते हो, बेटी की सुरक्षा की बात बोलते हो और जाने उसके सम्मान की बात बोलते हो, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बोलते हो, और आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा बेटियों पर अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए। और जब आप लाल किले से भाषण दे रहे थे, उसी वक्त हमारी बहन, एक बहन जो गुजरात में जो सामूहिक रेप का शिकार हुई, हत्या की गई, उसके परिवार की हत्या की गई। आप सोचिए, वो उस आपकी बेईमानी और उस जो निकृष्ट मानसिकता का शिकार हुई, उसका क्या जवाब आप देंगे? तो उसके कातिलों को, उसके बलात्कारियों को आप छोड़ देते और कहते हैं ये भले आदमी, अच्छे आदमी। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति देश के लिए क्या होगी? इसके बाद आप कहेंगे, अभी चंद दिन की घटना है, जो जिस तरीके से हुआ भरतपुर के बच्चों के साथ में जो किया हरियाणा के लड़कों, तो ये मॉब लिंचिंग के मामले में आप बताइए, उनको जला के मार डाला, आप बताइए इसे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? आप सभ्य समाज में रहते हैं? नहीं, आप वास्तव में क्रूर समाज में रहते हैं, क्रोनी कैपिटल को सपोर्ट करते हैं और आप डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने तो बड़ी शालीनता से कहा, ये सारी बातें नहीं बताई, बतानी चाहिए थी। तो इसके साथ मैं समझता हूं कि उनका भाषण बड़ा संतुलित था, बहुत अच्छा था। एक अच्छे विद्वान और एक अच्छे राजनेता का, और जो देश के बारे में सोचता है, उस राजनेता का बयान था, देश के हित में था। सबसे बड़ी चीज है, उसने देश का कहीं खतरा हो, देश की सुरक्षा खतरा हो, इन सारी चीजों पे कहीं बात नहीं की। जो बातें की वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं राहुल गांधी के इस भाषण को? क्या राष्ट्र विरोधी भाषण है ये? राजीव जी, राहुल गांधी का भाषण तो पता नहीं राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद जो है वो निश्चित तौर पर भारत विरोधी है। क्योंकि ये जितनी फर्जी बातें करती है, ये कहीं से देशभक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी बातें हैं, ये सब देश के विरुद्ध जाती हैं सारी बातें। अगर मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हैं उनको विदेश में जाके कह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि वो ऐसे काम ना करे कि दूसरे लोग विदेश में जाके कुछ बोले। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम ना करे। अगर पेगासस का सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए लोगों के फोन में, अगर देश में मॉब लिंचिंग नहीं हो, तो कोई बाहर जाके क्यों बोलेगा कि पेगासस डाला जाता है, यहां मॉब लिंचिंग भी होती है? तो चूंकि यहां होता है तो इसलिए वहां जाकर के बोला जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी बातें करती है वो सब फर्जी बातें हैं, और फर्जी बातों की तब कोई ध्यान भी जो है वो दिया नहीं चाहिए। असल में राजीव जी, बात यह है कि कुल मिला के दो बातें हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर चर्चा बहुत करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी परीक्षाएं दी हैं और कितनी परीक्षाएं नहीं दी हैं, और कितनी उत्तीर्ण की हैं और कितनी उत्तीर्ण नहीं की हैं। अब ये तो वो बताएंगे। उनकी जो मार्कशीट थी वो जरूर दिखाई थी अमित शाह जी ने एक बार कि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA है। अब वो कौन सा विषय है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, मुझे भी नहीं मालूम है। हालांकि मैं बहुत सी विषयों को जानता हूँ पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये मैंने नहीं सुना। हो सकता है वो कहीं पढ़ाया जाता हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो। यूनिवर्सिटी की बात है भाई। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगी वहां पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। मुझे जानकारी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। बहरहाल वो उनका मसला है, लेकिन वो आजकल परीक्षा पे चर्चा बहुत करते हैं। तो अब जिसको कैम्ब्रिज में नहीं बुलाया जाएगा वो तो परीक्षा पे चर्चा करेगा ही। अब कैम्ब्रिज में जो है वो जिसको बुलाया जाएगा वो कैम्ब्रिज में जाके ये तो नहीं बताएगा कि 600 करोड़ लोगों के वोट से चुना गया प्रधानमंत्री, और तक्षशिला बिहार में है। अब कैम्ब्रिज में जाके तो नहीं बोल सकता ना। तो इसी परीक्षा पर ही चर्चा करता रहेगा। तो ये परीक्षा पे ही चर्चा करने के लायक है। तो ये परीक्षाओं पर चर्चा करते हुए देश के ऊपर चर्चा जो है वो देशभक्त लोगों उनको करने दी जाए। तो उसमें जो कोई खलल जो है ना डाला, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है खलल नहीं डालेगी। देशभक्तों को देश की जो परिस्थितियां हैं, देश की जो स्थिति है, उस पर चर्चा करती रहने देगी। ऐसा देश विरोधी कृत्य नहीं करेगी, मुझको ऐसा लगता है। अब वो करते नहीं करते उनका मसला है, लेकिन मुझको लगता है वो ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरी बात राजीव जी, देखिए जो पूर्वोत्तर की आपने बात कही है अभी, कि पूर्वोत्तर में जो है बहुत ढोल पीटा जा रहा है।
आपको याद होगा कि जिस दिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई, उस दिन एयरपोर्ट पे 2 नारे लगे, एक सज्जन ने लगाए 2 बार, उसके बाद वो नारे रोक दिए गए, और उसी को उतना सा वो टुकड़ा लेकर के प्रधानमंत्री मेघालय में जाकर के जो थे वो उन्होंने कई रोड शो किए, वहां जाके कहा कि लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और मेघालय कह रहा है भाजपा तेरा कमल खिलेगा, ये उनका कहना था। तो 60 सीटों पर लड़े थे, 2 सीटें आई हैं, और जब कांग्रेस साथ हो गई थी उसकी तब भी 5 सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जश्न मनाने में माहिर है, कहीं भी जश्न मना सकती है। 60 सीटों में 2 जीतने में भी जश्न मनाया जा सकता है, तो मनाए जश्न, खूब मनाए, किसने रोका है, अच्छे तरीके से मनाए। 2024 में सुपड़ा साहब हो जाए तब भी जश्न मनाएंगे, वो तो जश्न मनाने के आदि हैं, उत्सव जीव है तो उत्सव मनाते रहे उत्सव। लेकिन जिनको चिंताएं होती हैं कि हम अगर जीते हैं तो हमारा मार्जिन कम क्यों रहा, जीते हैं तो किस कारण से जीते हैं, हारे हैं तो किस कारण से हारे हैं, तो वो लोग अपनी अंदर में चर्चाएं करते हैं, उत्सव नहीं मनाया करते, ना जीत का ना हार का। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को हार का और जीत का उत्सव मनाने से बेहतर यह है कि वो इस पर चर्चा करें कि पूर्वोत्तर में जहां वो उनका कमल खिल गया था और 2/3 लगभग पूर्वोत्तर की लोकसभा सीटें उनके पास हैं, वहां उनका ह्रास क्यों हो रहा है। त्रिपुरा में भी उनकी सीटें कम हुई है, परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, मेघालय में कुछ पिछलग्गू बने हुए हैं, नागालैंड में पिछलग्गू बने हुए हैं, आखिरी स्थिति क्यों है। जबकि बहुत मजबूत आदमी जो है उनके पास है, वहां असम में बैठे हुए हेमंत बिस्व शर्मा, इतने मजबूत व्यक्ति हैं वो, वही पूर्वोत्तर के सबके इंचार्ज है। और बताया जाता है कि अमित शाह जी के बाद नंबर 2 के सबसे शक्तिशाली नेता जो है बताए जाते हैं कि वो है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी जी के अलावा। तो इनके होते हुए अगर ऐसा हाल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये मुझे लगता है उनके चिंतन और मनन का विषय है, ना कि इसमें उत्सव मनाने का विषय है। पहली की बात राजीव जी, उनका जो है कुल मिलाकर के विषय, मुझे लगता है राहुल गांधी का जो भाषण था कुल मिला के, उससे बेचैनी पैदा हुई, और राहुल गांधी की जो यात्रा थी उससे जो बेचैनी है, दोनों की बेचैनी का प्रतिफल जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाओं में देखने को मिलता है। एक बहुत पहले फिल्म देखी थी राजीव जी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, वो याद नहीं है उसका नाम क्या था। उसमें एक चोर जो है वो आगे भागता है, पीछे भीड़ भागी जा रही है, तो वो चोर करता है क्या, वो चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब भीड़ पीछे आ रही है, वो भी चोर चिल्ला रही है, आगे चोर जा रहा है, वो भी चोर चिल्ला रहा है। तो आगे जो लोग मिलते हैं वो उस चोर को रोकते, तो उस चोर को रोकने के बजाय वो भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, चोर 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 अपने निकल जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है भीड़ के आगे भागती हुई इसी तरीके से चोर चिल्ला रही है, मुझे ऐसा लगता है। शायद श्री 420 की बात आप कर रहे हैं, राज कपूर की फिल्म शायद जी, शायद वही होगी। वो एक सीन मुझको याद है, बहुत पहले कभी देखी थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, वो ध्यान पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं और मुद्दों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो लेक्चर है वो क्यों नागवार गुजर रहा है बीजेपी को। राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है कि राहुल गांधी को देश विरोधी कहा जा रहा है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश में तो कुछ कर नहीं पाते हैं, विदेश जाकर के और सरकार पर हमला करते हैं। और एक बात और जोड़ी जा रही है कि वहीं गए हैं जहां बीबीसी है, यानी लंदन की बात हो रही है। हालांकि कैम्ब्रिज लंदन नहीं है, कैम्ब्रिज अलग सिटी है। और तो बुशरा जी कुछ कह रही हैं? चाह रही थी राजीव जी कि देखिए लगातार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो कितने गैर जरूरी हैं, और वो जो भी बातें करते हैं वो बहुत हास्यास्पद होती हैं, और कभी मीडिया के जरिए, कभी बीजेपी के लोग, कभी मीम के जरिए, कभी आईटी सेल के जरिए उनका मजाक बनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि देखिए फिर कुछ बोल दिया, और कभी सोनिया गांधी के साथ में उनको हाथ में लॉलीपॉप पकड़ाते हुए और ये सब किया जाता है। तो एक तरफ तो ये नैरेटिव है, ये लोगों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या कैम्ब्रिज में उनका लेक्चर हो, अब आप ये देखिए कि इतनी जोर से चोट हुई है कि बिलबिला रहे हैं, यानी कि बात भी उस तरीके से कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि चोट उस जगह पर पड़ी है राहुल गांधी की, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या कैम्ब्रिज में लेक्चर दिया गया हो या अभी हाल ही में आए चुनावों के नतीजे हो। जिस तरह से बीजेपी बिलबिलाई हुई है और जिस तरह से पूरा गोदी मीडिया एक अटैकिंग मोड में है। अभी मैं सुन रही थी एक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी चैनल को,
और वहां पर कहा जा रहा था, देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी ने बदनाम किया देश को, और देखिए एक बार फिर से देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो जब पूरा मीडिया ही एक तरफ लग गया हो तो आप इससे समझ जाइए कि चोट जो है वो सही जगह पर हुई है, और निशाना जो है वो राहुल गांधी ने बहुत सही जगह पर लगाया है। और जिस तरह से मेरे फेलो जो पैनलिस्ट वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने तो बहुत सधे हुए, बहुत बैलेंसिंग अंदाज में अपनी तमाम बातों को कहा है, अगर वाकई में उतना नंगा करके और वाकई में बिल्कुल उस तरह से उधेड़ कर अगर चीजों को रख दिया जाए जो वाकई में फिलहाल हालात हैं, तो कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और विदेश में उन तमाम बातों को कहा जा रहा है जो देश में हो रही हैं, हर मिनट हो रही हैं, हर दिन हो रही हैं, और जिनको ढकने की, छुपाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जहां 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद आप ये देखिए कि उन्हीं के फेवर में जो है रैलियां निकाली जाती हैं। वो शख्स जो है उसको, उसके इंटरव्यूज लिए जाते हैं अलग अलग जगह जाकर, और फिर उसकी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बनाने की कोशिश की जाती है, और उस शख्स जो इसमें संलिप्त माना जा रहा है, जिसको लेकर परिवार बार बार बात कर रहे हैं, जुनैद और नासिर के, आप ये देखिए कि उस शख्स की तस्वीरें जो हैं वो किन लोगों के साथ हैं। और क्यों हमेशा ऐसा होता है राजीव जी, जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं और फिर उसके बाद उसको लेकर रिसर्च की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है, तो एक पर्टिकुलर पार्टी के ही लोगों, नेताओं के साथ उन लोगों की तस्वीरें नजर आती हैं। तो ये साफ तौर पर ये जाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है और जिस भी तरह से हो रहा है उसमें कौन पार्टी शामिल है और कौन लोग शामिल है और इन लोगों को किनका संरक्षण प्राप्त है। और एक और बात, राहुल गांधी ने तो फिर भी वहां जाकर जब उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि क्या अभी जो हाल की हुकूमत है बीजेपी, उसके कोई अच्छे काम, तो उन्होंने 2 काम बता दिया। आप उनकी दरियादिली देखिए। लेकिन क्या अगर यही सवाल क्या मोदी जी से अगर पूछा जाता या अमित शाह से अगर पूछा जाता, तो क्या वो कोई भी 2 या 3 बात वो कह पाते? तो यही सहजता है राहुल गांधी की कि वो जो बातों को जो कहते हैं और जिस तरह से कहते हैं उसमें कोई लाग लपेट नहीं होती है। और यही वजह है कि जो बीजेपी के लोग हैं और जिस तरह से जो चोट हुई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं। 2 बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं, दोनों बातों को रख करके आगे बढ़ाना चाहूँगा इस चर्चा को। पहली बात ये कि राहुल गांधी से पूछा गया था इसी लेक्चर के दौरान, जब सवाल जवाब आया लेक्चर देने के बाद, 1 घंटा 1 मिनट का लेक्चर, तो पूछा गया, जिसका जिक्र पहले भी मैं पहले कर चुका हूँ, उसके बाद में अजय शुक्ला जी ने भी किया और अभी बुशरा जी भी कर रही थी, कि मोदी जी के कार्यकाल की अगर कोई तारीफ करनी हो तो क्या तारीफ करेंगे आप? तो उन्होंने 2 बातें रखी। वो दोनों मैं चाहूंगा कि हमारे स्क्रीन पर ले आइए जरा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कह रहे हैं राहुल गांधी कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना, ये देखिए, शायद महिलाओं को, शायद के साथ में महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। 2 बातें यहां पर हैं। एक तो ये कि 2 काम मोदी जी ने अच्छा किया है, ये कि गैस सिलेंडर देना, और दूसरा ये कि बैंक अकाउंट खुलवाना। ये तारीफ कर रहे हैं, जिसका जिक्र यहां बुशरा खानम जी कर रही थी, बहुत सही कर रही थी जिक्र, और उनसे पहले अजय जी ने भी की थी, अपनी बात रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के बनावट को और उस पर जो कुठाराघात है, इसका जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। वो भी बहुत मजबूत बात है, इसलिए क्योंकि लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र अगर जो हमारा पिलर है वो अगर कमजोर होता है तो उस पर बात तो होगी, चर्चा होगी ही, और संसद के अंदर, संसद के बाहर ये बातें होती रहती हैं। दूसरी बात मीडिया की, जो आप कह भी रही थी, और एक मजेदार तथ्य यहां रखना चाहूंगा, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं। 2 सीटों की बात अभी कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। मेघालय में 2 सीटें आई हैं बीजेपी को, और कांग्रेस को मेघालय में आई हैं 5 सीटें। कांग्रेस बनाम बीजेपी देखा जाए तो यहां कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे है। लेकिन मेघालय में जो कल जो सो कॉल्ड, जिसे गोदी मीडिया शब्द दिया गया है, वहां पर बीजेपी प्लस दिखाया जा रहा था। मतलब मेघालय में भी बीजेपी की सरकार है। नागालैंड में देखिए, मेघालय में एनपीपी है, मेघालय में माफ करें, मेघालय में एनपीपी है, नागालैंड में एनडीपीपी है।
और अगर यहां भी बीजेपी की ही सरकार है नागालैंड और मेघालय में, त्रिपुरा में माना जा सकता है क्योंकि 32 सीटें आई हैं, पहले 36 सीटें थी, अब इस बार 32 सीटें हैं, वहां भी 4 सीटें कम हुई हैं। अगर बीजेपी की सरकार मेघालय में है, बीजेपी की सरकार नागालैंड में है, आप मान रहे हैं, तो क्या आप मानेंगे कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार है? कितने लोग मानेंगे कि कांग्रेस की सरकार है? अगर आप मानते हैं तो चलिए मानिए कि हां नागालैंड में बीजेपी की ही सरकार है। अगर तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार आप मानते, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस है गठबंधन में, लेकिन वहां डीएमके की सरकार है, वहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। क्या मेघालय में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या नागालैंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? जरा पूछिए और आने वाले समय में देखिए ओथ क्या बीजेपी का ले रहा है। अगर ले रहा है बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का जीता हुआ प्रत्याशी, तो मान लेंगे कि वहां बीजेपी की सरकार है। क्योंकि ऐसे ही हमको मानना पड़ेगा, जो अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, वहां भी शिवसेना कहा जाता था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको थोड़ा तो क्रेडिट देना सीखिए। ये मैं कह रहा हूं उन लोगों से जो कल बड़े बड़े बैनर के साथ में और उसके बाद में जो तारीफ के पुल बांध रहे थे। खैर, आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास और राहुल जी पे, राहुल गांधी की तरफ फिर से लौटना चाहता हूं। और ये कहा जा रहा है कि यहां हार रहे हैं और बाहर जीत का दावा कर रहे हैं। कितना दम है? क्योंकि यहां हार रहे हैं। कहा जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर ही नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? पूर्वोत्तर की बात, जहां कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं गया, भारत जोड़ो यात्रा वहां नहीं गई, लेकिन ये रिजल्ट, हमारे एक दो साथी लिख भी रहे हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं। चलिए उधर न जाते हुए, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा या इस 5 महीने के राहुल गांधी और उनकी टीम, उनके साथ जुड़े हुए लोग, उनका कोई थोड़ा सा भी उसकी गंध वहां तक पहुंची? देखिए राजीव जी, अगर अनुमति आप मुझे दें तो आपका प्रश्न जवाब देने से पहले मैं एक दूसरा संदर्भ लेना चाहूंगा, क्षमा याचना करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। मैं बुशरा जी ने पहले संबोधन में कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि वो लोग छद्म राष्ट्रवादी हैं। छद्म राष्ट्रवादी नहीं हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। बचपन से आज तक इस देश को मैंने एकजुट देखा है। हो गई थी नहीं, लेकिन डिप्लोमेसी गलत थी, हो गई थी। नहीं, वो गलत था, वो डिप्लोमेसी गलत थी। देखिए, वास्तविकता में इस देश के 140 करोड़ लोग जो हैं, किसी को चोट लगती है, मुझे दर्द होता है। मुझे महसूस होता है, अगर मैं अशफाकुल्लाह खां के खानदान से होता, अगर मैं अब्दुल हमीद के खानदान से होता, अगर मैं ब्रिगेडियर उस्मान के खानदान से होता और उनकी औलादों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था कि उनको गाड़ियों के अंदर जला दिया जाता, उनकी बेटियों से रेप किया जाता, मेरा खून खौलता। मैं इसलिए समर्थन नहीं करूंगा नीरव मोदी और ललित मोदी का और मेहुल चोकसी का और गौतम अडानी का कि वो हिंदू हैं। इस देश का 140 करोड़ आदमी, चाहे हिंदू मुसलमान है, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म और जाति का है, इस देश का है। इस देश के 1962 में, 65 में, 71 में अपनी आंखों से मैंने देखा है ये कैसे देश एकजुट होकर लड़ा है। तो बुशरा जी माफ कीजिएगा, ये लोग छद्म राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी हैं। ये राष्ट्र को तोड़ रहे हैं, ये देश को तोड़ रहे हैं, ये मेरे देश को तोड़ रहे हैं और मुझे दुख होता है। देखिए, वास्तविकता में ये तो जैसे कहा अमलिंदु जी ने, किसी बात पे भी खुद, हाँ कुछ कह रहे थे राजीव जी? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये शायद आपके और मेरे नाम का फर्क है कि आप इसको इस तरह से कह सकते हैं और मैं शायद इतने ब्लंटली नहीं कह सकती हूं। ये फर्क है 2014 के बाद का। नहीं बुशरा जी, मैं अगर कुवैत भी जाऊंगा, अमेरिका भी जाऊंगा, लंदन भी जाऊंगा, किसी भी देश में जाऊंगा, वहां जाके कहूंगा कि हम भारतवासी एक हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं मेरे बच्चे क्रिश्चियन और मुस्लिम देशों में रह रहे हैं, वहां पेट पाल रहे हैं। अगर हम ज्यादा हिंदूवादी बनेंगे, अगर वो क्रिश्चियन और मुस्लिम बन गए, मेरे बच्चों को नुकसान होगा, मेरे देश को नुकसान होगा। इस विश्व में सहबंधुत्व के हिसाब से हम जिएंगे। 500-600 करोड़ की जनसंख्या जो पूरे विश्व की है, हिंदू कितने हैं? 100 करोड़ हैं। बाकी तो हमारे बच्चे। कहना चाहूंगा, यदि आप मुझे अनुमति दें, मैं बुशरा की बात से कहता हूं, बुशरा कभी ये मत सोचिएगा, इस देश में तब भी आपका हक था, आज भी हक है और उतना ही रहेगा।
इसमें जो ये आपका हक छीनने की कोशिश करेगा या इसके लिए करेगा, हम जैसे तमाम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, ये यकीन रखिए। जी नहीं, बिल्कुल जो अजय जी ने कहा, देखिए बुशरा जी ये बात समझिए आप, इस देश का 140 करोड़ क्या पूरे विश्व के 600 करोड़ लोग, अगर किसी के साथ अन्याय होगा हम खड़े रहेंगे। इस देश के एक भी आदमी, हिंदू मुसलमान से किसी अन्याय होगा, अगर किसी की भी बेटी का रेप होगा, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। विश्व के किसी भी कोने में जाके मेरी हिम्मत से मैं ये बात कह सकता हूं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जो मुस्लिम देशों, क्रिश्चियन देशों में रह रहे हैं वो सुरक्षित रहें। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं, इसलिए मैं हिंदुस्तान में, जैसे अब वो शब्द तो यूज नहीं करूंगा कि अपने गली में, वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है विश्व बंधुत्व और सह अस्तित्व, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते थे, जिसको उन्होंने गलत तरह से परिभाषित किया। बिल्कुल इस देश का एक एक निवासी, हमारा यह कर्तव्य है, हम अपनी जान दे देंगे, उन पे आंच नहीं आने देंगे। राजीव जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। थोड़ा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, और चर्चा क्यों ना हो, क्योंकि राहुल गांधी जो बात वहां रख रहे हैं वो भी यही बात रख रहे हैं, और इस बारे में राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा के जो 3 मुख्य बिंदु थे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और आखिरी वाला जो था वो नफरत, और नफरत की बात ही जो है उसकी चर्चा भी हम वही चर्चा हम यहां भी कर रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही हैं उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करना हमारा काम है, हम कर रहे हैं, चाहे चुनाव का विश्लेषण हो, या चाहे भारत जोड़ो यात्रा का विश्लेषण हो, या राहुल गांधी के भाषण का हो, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का हो। जब राहुल गांधी के भाषण में आखिर ऐसा क्या है कि ये नागवार गुजर रहा है? क्या राहुल गांधी लगातार राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जब यहां रहते हैं, देश में रहते हैं, तो फिर और वो भाषण देते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि यहां मैं बोलता हूं तो आप बोलने नहीं देते हैं, सदन में बोलता हूं तो आप वहां से शब्दों को हटा देते हैं, अदानी जैसे शब्द को आप हटा देते हैं, अमर्यादित घोषित कर देते हैं, और फोटो तो हटा ही देते हैं। वहां भी यही बात रख रहे हैं, बात कुछ भी उन्होंने अलग नहीं कही है। लेकिन जब अमेरिका की बात उन्होंने की, भाषण अगर आपने सुना हो तो उन्होंने अमेरिका का जिक्र भी किया और कहा कि जिस समय पिताजी की डेथ हुई थी उस समय कैसे मदद की गई, लेकिन 2002 9/11 के बाद से परिस्थितियां कैसी हुई हैं ये भी बता रहे हैं कि इसका मुझे नहीं पता, इसका इल्म नहीं है, लेकिन पहले वहां काला गोरा इसमें भेद नहीं था अमेरिका में, हमारे यहां हम में ही भेद है, जो बात अभी यहां बुशरा जी रख रही थी। तो अगर ये बातें हो रही हैं विदेश की धरती पर, और कहीं लेक्चर, उस जगह पे लेक्चर देते हुए जहां वो बंदा पढ़ा है, जहां से वो निकला है, और पहली बार भाषण नहीं दे रहा है, पहली बार लेक्चर नहीं दे रहा है, पिछले साल भी लेक्चर दिया था, आइडिया ऑफ इंडिया पे भाषण देकर के आए थे, वो वहां भी सवालों का जवाब देकर आए थे, लेकिन आज वो जवाब देते हैं तो फिर यहां नागवार और उस पर बिल्कुल पिल पड़ते हैं सब। क्या समझा जाए इसको? बोलना छोड़ दिया जाए? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने वही बात कही जो इस देश के 50 करोड़ लोग महसूस करते हैं। हम लोग भी जो बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी की ही लगभग जबानी बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह कि राहुल गांधी जिस सच को कह रहे हैं वो सच इस देश का है, वो किसी तीसरे देश के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वहां पे ये हो रहा है। और ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं, आप एक घटना नहीं, इस देश के हर 3 घंटे पर 2 बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करते हैं। इस देश में प्रतिदिन 1 दर्जन महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप होते हैं, और न जाने कितने बच्चों को जातिगत उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। किसी की दाढ़ी और टोपी देख करके उस पर फत्तियां कसी जाती हैं, तो कभी मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। किसी से जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, किसी को टॉर्चर करने के लिए गोली मारो जैसे नारे लगाए जाते हैं। ये इस देश का सच है, और इसको लेकर के हम सब चिंताग्रस्त हैं। क्यों आज हम बात कर रहे हैं? लेकिन राजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इसी में जुड़ा हुआ है कि बीजेपी चाहती है कि आप इसी मुद्दे पर बात करते रहें, नफरत पर आप बात करते रहें।
सांप्रदायिकता पर आप बात करते रहे। और जब बात कम हो जाती है तो कोई निकलता है भगवा चोले में, सो कॉल्ड साधु, और वो नरसंहार की बात करने लगता है। कभी कोई साधु हिंदू राष्ट्र की बात करने लगता है, और सारे मीडिया चैनल, यहां तक कि जो वैकल्पिक मीडिया है वो भी उसी मुद्दे पर बात करने लगता है, ताकि इस देश में बढ़ती बेरोजगारी, चरम पहुंच गई महंगाई, लोगों का शोषण, असमानता की चौड़ी होती हुई खाई, और जो धन्ना सेठ रात दिन बढ़ रहे हैं, ये सच्चाई लोगों को ना दिखाई दे, लोगों को ना सुनाई दे। क्या वजह है राजीव जी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा, पूरा नाक कटी हुई दिखाई अडानी की। दुनिया के तमाम पत्रिकाओं ने इस देश में कारपोरेट का जो पूरा घपला था उसका पर्दाफाश किया, और उसके पीछे कौन है ये हमें बताने की जरूरत है क्या कि अडानी के पीछे कौन था? नरेंद्र मोदी, जो आदमी 607वें स्थान पर था 2014 में, वो कैसे 2022 के आखिरी तक आते आते दूसरे नंबर पर पहुंच गया? कौन सी पॉलिसीज थी? कितने हवाई आपने वो पूरे हवाई पट्टियां दे दी? कितने बिजली के सेक्टर आपने दे दिए? श्रीलंका में आप क्या करने गए थे? राहुल गांधी ने इसके पहले पूछा था कि अडानी साहब बाद में गए या पहले गए, कितने कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले, कोई हिसाब देगा कि नहीं देगा? जब खड़गे साहब सवाल पूछते हैं तो भी जवाब नहीं दिया जाता है। तो जब आप जवाब नहीं देना चाहते हैं और इस देश की जनता को गुमराह रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसी तरह से हमले करते हैं। ये एक जनता उन्होंने चुन ली है। राजीव जी, आपको आश्चर्य होगा कि 20 से 25% जनता ऐसी है जो बीजेपी कुछ भी कर जाए, वो उनको दर्द दे, उनको महंगाई से मार दे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मोदी और ये जो पूरा बना हुआ जो आडंबर है, वो जो गुब्बारा है, वो बार बार छलनी होता है। और राहुल गांधी की उस यात्रा में लोगों को थोड़ी शर्म आने भी लगी थी, तो उसी शर्म को दूर करने के लिए फिर से हमला हुआ। एक चुनी हुई जनता को उसको कैसे रखेंगे खुश? क्योंकि मोदी जी दे तो कुछ नहीं रहे, 50 रुपया और बढ़ा दिया है। तो रोज रोज जो उसको तकलीफ उठानी पड़ रही है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जरूरी है कि राहुल गांधी पर हमले करिए, विपक्ष पर हमले करिए, कुछ लफाजी बोलिए, झूठे ही बोलिए कि नहीं महंगाई है ही नहीं। वित्त मंत्री जी बोल दें कि हम प्याज नहीं खाते, कुछ दिनों के बाद कहेंगे हम आटा ही नहीं खाते। क्या करेंगे आप क्या सोच सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं? वही ठीक कहा जय शुक्ला जी ने कि जितनी विनम्रता से राहुल गांधी बोले, मैं तो कह रहा हूं कि मेरे जैसा आदमी होता तो और कड़ा बोलता। वो तो राहुल गांधी है, कम से कम उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखा कि नहीं, हम ऐसे नहीं हो सकते हैं। और ये मोदी जी क्या कर रहे थे, कितने भाषणों में क्या क्या कहा उन्होंने उसी तमाम देशों के प्लेटफॉर्म पर जाकर के। और यहां क्या कहते हैं, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और न जाने क्या क्या। कुछ शर्म आती है क्या? ये बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं। और ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ये भारत विरोधी हैं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं, ये वर्चस्वशाली लोग हैं, ये इस देश को धंधा बना लिया इन्होंने। वो अडानी तो दिख रहा है, असल में इनके लिए वो धंधा है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक धंधा है। और राहुल गांधी अगर उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही। मिर्ची लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भले ही वो 20 से 25% एक चुनी हुई जनता बन गई हो, अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं और सच और झूठ का बोध उनको है, वो विवेक उनका पैदा हो रहा है। और इसी वजह से ये रिजल्ट भी बदल रहे हैं। 3 सीटों पर कांग्रेस का आना ये दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ये बेचैनी इसीलिए। जी बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा जी कुछ जोड़ना चाहती हैं, फिर अजय शुक्ला जी आपके पास आऊंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। जी प्लीज बुशरा जी। एक छोटी सी बात बस आधा मिनट में लूंगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं बातों को लेकर, लेकिन राजीव जी आप ये देखिए कि अब तक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो पाठशाला उसमें ये पहुंच चुका होगा कि देखिए कैसे विधि पर राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है, और ये राष्ट्र विरोधी है कांग्रेसी, और ये पूरा परिवार जो है वो राष्ट्र विरोधी है। और आप ये देखिए कि किस तरह से वही जो बात नहीं कही गई है वही तमाम बातें जो हैं उसमें पॉइंटर्स के साथ जो है अब जितने भी अंकल आंटीज हैं सबके ग्रुप पर अब तक पहुंच चुकी होगी, और उन्होंने ये मान लिया होगा कि देखिए वहां पर जाके कैम्ब्रिज में ऐसे गोरों के सामने एक बार फिर से कि जो मतलब माता है उनके पुत्र ने देखिए जाके किस तरह से वहां पर ये सब कुछ किया है। और जो अब तक एक पॉजिटिव इमेज जो बिल्ड हो रही थी उसको देखिए किस तरह से गोदी मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पाठशाला के जरिए ये तमाम चीजें करने की अब कोशिश ही नहीं की जाएगी, बल्कि उसको कुछ हद तक कामयाब भी किया जाएगा। और यही दरअसल एक तरह से आप ये देखें कि बीजेपी की जो जीत है अपना नैरेटिव सेट करती है, उसकी जो कार्ड जितने आने पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बैठे बिठाए देखिए रील के जमाने में जहां पर लोग कुछ सेकंड्स में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो कोई 1 घंटे का भाषण जाकर यूट्यूब पर सर्च कर राहुल गांधी का कोई सुने और ये देखे कि भाई गोदी मीडिया क्या कह रहा है, व्हाट्सएप पे क्या मिल रहा है, और उसको फिर उस तरह से अपनी अकल लगा के देखे, ये तो इम्पॉसिबल बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। घंटे भर का भाषण, हाँ जमाना रील का है और कौन सुनेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बदल भी रही हैं, बदलेंगी भी। और ये जो रिजल्ट आया है 3 राज्यों के रिजल्ट जो आए हैं और उसके अलावा 3 चुनाव जो कांग्रेस जीती है, ये भी बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, उसके साथ में उसको जोड़ते हुए क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ अजय शुक्ला जी आपसे। ममता बनर्जी का ये कहना कि अकेले अपने दम पर अगला चुनाव हम लड़ेंगे, ये क्या मायने रखता है? जहां विपक्षी एकता की बात हो रही थी, ममता बनर्जी का ये आज ही ये बयान आया है कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये क्या मायने रखता है? और उसके अलावा कुछ और जोड़ना चाहते हो आप राहुल गांधी के इस भाषण से, वो भी जरा प्लीज रखिए। ममता बनर्जी का जो कहना है वो मुझे लगता है उससे कोई विपक्ष को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी यदि आती भी है तो वो नुकसान करने आती है। आप देखिए उनका गोवा में कोई आधार नहीं था, लेकिन वो गोवा में पहुंची और उन्होंने तोड़फोड़ किस पार्टी में की? कांग्रेस पार्टी में की, जो उनकी पुरानी पार्टी है। इसके बाद में वो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गई और जिस तरीके से उन्होंने किया, पूरी मेघालय में आप देखें पूरी कांग्रेस पार्टी को वो खा गई। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी वहां कमजोर हुई। उसके बाद में आप बगल में त्रिपुरा देख लीजिए, वहां पर भी कमोबेश उन्होंने वही किया। और सबसे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट कहती, मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चंदा वसूला इस बात के लिए कि वहां हम चुनाव लड़ाएं और सारी चीजें। ये इस बात का सबूत है कि पूंजी चाहिए, हमें एक छद्म विपक्ष बना के, और उसे पोषित करता है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे विपक्ष को सपोर्ट करती है, वो बनाती है उसे विपक्ष। तो इस तरह के जो ये विपक्ष है, ये वास्तव में वास्तविक विपक्ष को खत्म करने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, और शायद राहुल गांधी का इंटेलिजेंस इतना है और वो समझते हैं, यही वजह है कि जब कश्मीर में उनकी यात्रा समाप्त हो रही थी, उन्होंने जिन दलों को नहीं बुलाया था उनमें से एक टीएमसी भी थी। तो आप ये समझ लीजिए जिनको नहीं बुलाया था, आप ये मान लीजिए वो वास्तव में विपक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही लिए काम करते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते। और यदि देखिए आप गुजरात में यदि आम आदमी पार्टी नहीं जाती तो लोगों का क्या था? पक्ष और विपक्ष। और ऐसी स्थिति में लड़ाई सीधे होती है और बड़ा निकट का अंतर आ गया। लेकिन जब लोगों को लगा कि आना तो है नहीं कांग्रेस को, तो साहब अब क्या करें, फिर काहे को लड़ाई लें, इन्हीं को दे देते हैं।
और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के साथ में सत्ता में आई। तो यही खेल होते हैं और ये मिले जुले खेल हैं, इसलिए मैं समझता हूं उनको जो करना है करने दीजिए। अब उनका खेल बहुत हो चुका, वो एक्सपोज होने लगी है, उनका भ्रष्टाचार भी एक्सपोज हो रहा है, उनका पूंजीवाद भी एक्सपोज हो रहा है और सारी चीजें। अदानी पे एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने, यह भी आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, तो बाकी ये स्थिति है। चलिए छोड़िए जी, मैं अब आता हूं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो आप एक चीज समझिए, हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास में इतने इंटेलेक्चुअल नेता है कि जो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज में जाकर के लेक्चर देता है, वहां दिया, उसके पहले हार्वर्ड में दिया था और बहुत सारी जगह दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी अपनी क्षमता क्या है। और जैसा अभी चर्चा चल रही थी इंटायर पॉलिटिक्स, यूजीसी के सब्जेक्ट्स में आप चेक करिएगा, आज पता नहीं चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता है, आज से 5 साल पहले मैंने चेक किया था तो यूजीसी के उसमें ये सब्जेक्ट नहीं था। तो चूंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे इत्तेफाक से उस पर पढ़ने का मौका रहा है, तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कौन सा नया सब्जेक्ट आ गया। बहरहाल चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तो नरेंद्र मोदी को तब जानता हूं जब वो प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री नहीं थे, यही चंडीगढ़ में वो सड़क पे घूमते थे, कोई पूछता नहीं था। तो उस दौर में कहीं कोई स्कूटर में बैठा लेता, कहीं वो होता था, मुझे भी याद है मैं भी 2-3-4 बार बाइक पे बैठा के उन्हें छोड़ा कि छोड़ दो अजय जी यहां तक, तो वो स्थिति होती थी। तो इसलिए मैं जानता हूं उनका कितना नॉलेज है और कितना क्या है। मैं एक लाइन में एक चीज कहूंगा कि मैंने उन्हें बधाई क्या दी थी जब वो मुख्यमंत्री बने। मैंने कहा था यार तुम यदि मुख्यमंत्री बन सकते हो तो मैं तो प्रधानमंत्री बन सकता। अब बहरहाल मैं तो नहीं बन सकता, लेकिन वो जरूर बन सकते हैं, क्योंकि उनके तमाम किस्से जो मैंने सुन लिए, मैं सोचता हूं इसका मतलब है तब तक उन्हें भी वो किस्से नहीं पता थे जितने आज पूरे डोमेन में उनके भाजपा के लोग फैलाते हैं। तो मैं वो दिन याद करता हूं 99 के, कि वो वक्त और आज के वक्त का अंतर देखता हूं। तो चलिए मैं इस पे आता हूं कि एक बेहतर स्थिति है, एक सही उसमें उन्होंने लेक्चर में जो उनका विषय था, उस विषय पे उन्होंने सारे वो मसले टच किए जिन मसले पे बात होनी चाहिए, और बड़े शालीन तरीके से टच किए। और यदि नहीं टच करते तो कम से कम ये जाता कि इसका मतलब है वहां का जो लीडर आ रहा है उसको या तो नॉलेज नहीं है या वो झूठा है। तो ऐसी स्थिति में, और उन्होंने कहीं पर भी कंट्री के लिए, देश के लिए, देश के खिलाफ कहीं पर एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए आप समझिए उन्होंने इंडो चाइना रिलेशनशिप पे जो बात की वो कंट्री के हित में बात की। आप दूसरी और चीजों को देखें, तो मैं यही कहता हूं कि लेकिन बुशरा की बात से सहमत हूं, 1 घंटे खोज के कौन उसे देखेगा। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो अपना कट पेस्ट जो चलता है, जैसे चलता है, हमें याद है 2017 का वो राहुल गांधी का भाषण का हिस्सा जो गुजरात में उन्होंने दिया था, और काट के उसको दोनों तरफ से किस तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि अरे राहुल गांधी तो आलू से सोना पैदा कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि वो स्थिति, तो झूठ बोलने वाले और कट पेस्ट करने वालों का तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन वास्तविकता है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जानकार है, जो समझते हैं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी कितने काबिल है और किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी इस कंट्री को लेकर के बहुत संजीदगी से सोच है। और एक और बात कहूंगा, खून का बड़ा असर होता है, वो उस खून से है जिस खून ने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश को बनाया है, जोड़ा है, एक किया है। तो ऐसा खून जिसने घर बनाया हो वो घर नहीं तोड़ता है। तो सबसे बड़ी बात, वो घर की बर्बादी नहीं देख सकता है, अपनी बर्बादी जरूर कर सकता है, लेकिन देश की और अपने घर की बर्बादी नहीं कर सकता। तो इससे आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी कंट्री के लिए बुरे नहीं हो सकते, चाह के भी नहीं हो सकते। जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अजय जी। और बहुत गंभीर मसले पे हम लोग बात कर रहे थे, और देश किस दिशा में जा रहा है, और राहुल गांधी अगर बोलते हैं तो वो देश विरोधी बात क्यों
हो जाती है, उनकी जो बातें रहती हैं। वो लेक्चर दे रहे थे अपने ही यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में, और उनका लेक्चर जैसे ही बाहर आया है, मीडिया में आया है, तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा जारी रहेगी ऐसे ही कुछ अलग अलग मुद्दों पे। आज इस चर्चा को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अजय जी आपको, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपको, अमरिंदर उपाध्याय जी, और साथ में हमारे 2 और ख़ास मेहमान जुड़े हुए थे, बुशरा जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ